मैं आया हूँ आज फिर भक्तिन को साथ लेकर। आप कहेंगे कि भक्तिन कहाँ है, तो भक्तिन ये रही। मैं बात कर रहा हूँ 12वीं कक्षा की आरोह है भाग 2 की पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 11 की, जिसका शीर्षक है भक्तिन। लेखिका है महादेवी वर्मा, जिनके बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तीसरा परिच्छेद, इससे पहले 2 परिच्छेद हुए। 2 परिच्छेद में हमने देखा कि भक्तिन का बचपन, 5 वर्ष की आयु में विवाह है, उसके बाद में गोना भी, गोने के बाद में भक्तिन के पिता का देहांत। ये एक परिच्छेद हुआ। दूसरा परिच्छेद है, उसमें देखिए दूसरा परिच्छेद है, वो भी इनका अच्छा नहीं रहा, दुखों से भरी रही इनकी जिंदगी। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने पति को खो दिया। 2 बातें हुई, बड़ी लड़की है उसका विवाह है तो खुद का विधवा होना। उसके बाद में दोनों लड़कियों के हाथ पीले कर दिए। ये इसका दूसरा परिच्छेद था। दूसरा परिच्छेद वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखो, उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने के सौंपे को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। छोटी लड़कियों की तो 3 लड़कियां थी, 2 लड़कियों की शादी अब की है। हाथ पीले करने का मतलब कन्या की शादी करना। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। कुल परिच्छेद है वो 4 है। 2 परिच्छेद हैं वो पूरे हो चुके हैं। तीसरा परिच्छेद है, उसमें क्या होता है अभी देखिए। यहां से पढ़ना शुरू करें। आप सभी अपनी किताब खोल लें। किताब में पृष्ठ संख्या 73 में ये जो पैराग्राफ है, यहां तक देखिए परिच्छेद आरंभ हुआ। और इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में यहां से पढ़ना हम शुरू करेंगे। और ये देखो, ये देखिए यहां से भक्तिन का दुर्भाग्य, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उसके कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। ये तीसरा परिच्छेद की घटना। विधवा, धवा मानी पति, वी यहां उपसर्ग है, विधवा। भैयऊ, भाई की पत्नी, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। भैयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी के को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने, जेठ के पुत्र वो जिठोत कहलाते हैं, आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन की गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ से उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। वर को नापसंद कर दिया। वर उसे अच्छा नहीं लगा। वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। वर का स्त्रीलिंग है वो वधु है। वर का स्त्रीलिंग वधु। इसके बाद में देखिए, अपनी किताब आप देखते रहे। किताब में बहुत कुछ है। मैं बीच बीच में कोई विश्लेषण वो करूंगा। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे आज, ये ध्यान रखना है, हमें फास्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये देखिए आप, भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। यानी वो शादी के लिए राजी नहीं हुई, शादी के लिए राजी नहीं हुई। ये देखिए, शादी के लिए राजी नहीं हुई। ये पूरा आ रहा होगा स्क्रीन पर। अब देखो, मां बेटी में द्वंद्व समास है। हम व्याकरण का थोड़ा सा विश्लेषण बाद में बार बार करते रहेंगे। अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ने मान में तेरा मेहमान, ये कहावत है। मान ने मान में तेरा मेहमान मुहावरा नहीं है, बल्कि ये कहावत है।
चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके ये जो बड़ी लड़की विधवा है उसकी शादी, जिठोत ने सोचा कि मेरे साले से हो जाए ताकि संपत्ति पर मेरा अधिकार बना रहे। ये अनुमान, ये सीधी सी बात है, ये आप जानते हैं। एक दिन मां की अनुपस्थिति, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेखांकित कर रहा हूं, आप भी रेखांकित कर लें। वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। किसका? विधवा का, विधवा बेटी का। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी कि देखो तो सही, मैंने इसके थप्पड़ मारा है। लेकिन वो समझे नहीं। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी, ये देखिए आप, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, ये भी मुहावरा है, न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी का मतलब सही न्याय। न्याय वैसे सही होता है। न्याय करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। यहां तक लेते हैं एक बार, परिमार्जन कर सकता है। जहां जहां मैंने रेखांकित किया है उन शब्दों को देखेंगे। कंटेंट में कोई खास बात नहीं है, कंटेंट समझ में आराम से आ रहा है। इस तरह का कोई शब्द भी नहीं है कि उसका अर्थ हम नहीं जान रहे हो। अनुपस्थित है, ये व्याकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनुपस्थित, अन उपसर्ग होगा, उप उपसर्ग होगा, स्था धातु होगा, इत प्रत्यय होगा। ये पूरा विश्लेषण है। इसमें स्था है वो मूल शब्द है। महाशय में समास देखना है आपको। ये महाशय कर्मधारय समास। महान है जो आसे, यहां जिसका आसे। दूसरा देखिए आप, इस डकैत, ये ऐत प्रत्यय है। ऐत ऐसे लिखेंगे, ऊपर 2 मात्रा भूल करके भी नहीं लगानी है। ये देखिए आप, डाका जोड़ ऐत। डकैत होता है, लठेत होता है, डकैत, लठेत, टिकेत। टिकेत है वो सेकंड ग्रेड में पहले पूछा हुआ भी है। ये देखिए टिकेत शब्द, टिकेत, टीका टी बड़ी आएगी, ऐत, टिकेत। तीतरबाज, ये विदेशी प्रत्यय है, बाज। तीतरबाज, ये नीचे देखो नुक्ता का निशान। तीतरबाज, कबूतरबाज, चालबाज, धोखेबाज, दगेबाज, ये बाज के उदाहरण है। पंचायत, पंचायत में आयत प्रत्यय है। पंच आयत, पंचों की आयत। अपीलहीन, अपील शब्द है वो इंग्लिश का है, और हीन यानी विदेशी अपील, और हीन है वो संस्कृत का है। ये संकर शब्द है। जब 2 भाषाओं के, यानी 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हो, वो संकर शब्द कहलाता है। वो मिश्रण शब्द है, मिश्रण हो गया भाषा का। फैसला, नीचे नुक्ता का निशान है, विदेशी शब्द है। पति पत्नी में द्वंद्व समास है, पति और पत्नी, ये द्वंद्व समास। कलयुग के दोष का परिमार्जन मानी शुद्धिकरण। परिमार्जन का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण या परिष्कार। अपमानित बालिका ने, आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए।
अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से, मां ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, अभी हम आग्नेय शब्द है वो लेंगे कि आग्नेय शब्द इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। ये देखिए आग्नेय, गले पड़े दामाद को देखा संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। कहने का मतलब है कि दोनों की शादी हो गई और वो तीतर लड़ाने का उसने जारी रखा। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी ये सब द्वंद्व समास में आएंगे। जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ये अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर चली गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप यहां आप देख रहे हैं, उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। यहां आप देखेंगे एक तो ये भी शब्द, भी, ये देखो ये निपात है। 5 निपात ही प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आज तक ये पूछे गए हैं। तो भी होगा, तो होगा, तक होगा, भर होगा, ये निपात होते हैं। ये निपात है वो आप याद रखें। तो ही भी होगा, ये 5 हो गए, भी, ही, तक, तो, ये 5 हैं। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर, ये लगान, ये देखिए लगान में आन प्रत्यय लेकिन विदेशी शब्द है। जमींदार विदेशी शब्द है, दार प्रत्यय है। दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। तो भक्तिन की जिंदगी में सबसे बड़ा कलंक यानी सबसे अपमानित महसूस उसने कब किया। यहां एक प्रश्न बन सकता है कि भक्तिन ने स्वयं को सर्वाधिक अपमानित अपने जीवन में कौन सी घटना के बाद किया, या कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण भक्तिन सर्वाधिक अपमानित हुई। तो वो घटना कौन सी है, ये लगान ने चुक पाना और जमींदार का पूरे दिन दंड के रूप में उसे धूप में खड़े रखना। ये अपमान उससे सहा नहीं गया। इससे उसकी एक चारित्रिक विशेषता उजागर होती है, और वो कौन सी, कि भक्तिन स्वाभिमानिनी थी, उसमें स्वाभिमान था। यही कारण रहा कि वो पैसे कमाने के लिए शहर चली गई। शहर जाने का उसका उद्देश्य और कुछ नहीं था बल्कि पैसे कमाना था, क्योंकि वो अपमानित किसकी वजह से हुई, पैसों की वजह से ही हुई थी। तो वो गांव छोड़ करके शहर चली गई। ये कंटेंट के रूप में आपको याद रखना है। पारिवारिक है, इसमें इक प्रत्यय है, परिवार जोड़ इक, ये पा हो जाएगा। इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पे का क्या बन जाता है, पा बन जाता है। क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है। सुख कर है वो गुणवाचक विशेषण है। आग्ने अग्नि जोड़ ए, ये प्रत्यय है। ए प्रत्यय में भी ये ए की मात्रा आ हो जाएगी। अग्नि जोड़ ए प्रत्यय में आप एक ध्यान रखें, ए के ऊपर भूल करके भी मात्रा नहीं लगाएं। जल्दबाजी कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी तो हम इसको पूरा कर नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आगे देखो आप, इसके बाद में क्या हुआ, ये देखिए, घूटी हुई चांद को मोटी मैली, यहां तक कर लेते हैं। और आप किताब में तो देख रहे हैं ना, किताब में देखें आप, ये देखिए भक्तिन की, ये देखो घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके। यहां चांद का क्या अर्थ है, चांद का अर्थ है बाल कटे हुए उसका जो सिर है उसको क्या कहते हैं, चांद कहा गया है। चांद इसको कहा गया, मुंह को नहीं कहा गया है। प्राय मुंह को कहा जाता है चांद, लेकिन यहां भक्तिन के सिर को कहा गया है।
मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण के लिए, उसकी इति अभी दूर है। अथ का विलोम इति, अथ मानी प्रारंभ, इति का अर्थ समाप्ति, अंत। ये चौथा परिच्छेद। यहां हम ये देख रहे हैं कि भक्तिन के 4 परिच्छेद लेखिका ने माने। पहला परिच्छेद है वो हमने ले लिया कि उसका बचपन, विवाह है, गोना, ये सब है उसके, और पहली बेटी का होना। इसमें दिखाया नहीं गया, इसमें बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सारी घटनाएं हैं वो जीवन के फर्स्ट फेज में। परिच्छेद को यहां फेज मान लो आप। और उनके भक्तिन के पिता का देहांत, ये पहला परिच्छेद। दूसरा परिच्छेद है वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरे परिच्छेद में क्या हुआ, ये कोई भी पाठ अगर आप पढ़ें तो उसकी समरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, सारांश क्या है, यानी कथा तो कम से कम ध्यान में रहे ताकि हम अनुमान से भी प्रश्न है वो कर सकेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद में 2 बेटियों को और जन्म दिया, जिनमें एक लाइन इसमें आप पढ़ के आए पहले कि 2 संस्करण कर डाले। 2 संस्करण का मतलब पहले भी बेटी थी, 2 वैसे के वैसे हुलिया वाली 2 लड़की और हो गई। इस प्रकार से उसकी 3 लड़कियां हो गई। फिर देखो बड़ी लड़की की शादी कर दी, बड़ी लड़की का विवाह हुआ, लेकिन खुद विधवा हुई, पति परलोक चले गए। पति गए तब पति की उम्र 36 वर्ष से, स्वयं की उम्र भक्तिन की 29 वर्ष थी। उसके बाद में दोनों जो छोटी लड़कियां हैं, उसने खूब मेहनत की, दोनों छोटी लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी। और जो यानी उसके पति ने जिस वर्ग को चुना था, बड़ा दामाद था, उसको घर जमाई बनाया। ये दूसरा परिच्छेद। और तीसरा परिच्छेद आप देख रहे हैं, तीसरा परिच्छेद है वो यू टर्न लेता है भक्तिन की जिंदगी में। और वो ये कि सब कुछ होता रहा, सब चीजें हैं, लेकिन बेटी भी विधवा हो गई, बड़ी बेटी विधवा हो गई। उसके न चाहते हुए भी जेठोत के साले से उसकी शादी हो गई। वो तीतरबाज था, कहीं भी सुख नहीं था। भक्ति ने वो अपना लगान नहीं चुका पाई। पहले लगान नहीं चुकाने के कारण सजा दी जाती थी। पूरे दिन उसको कड़ी धूप में खड़े रखा। वो इतनी अपमानित हुई कि वो गांव में उसने मुंह नहीं दिखाया, वो सीधे ही शहर कमाने के लिए आ गई। शहर क्यों आई? कमाने के लिए। और यहां से लेखिका बताती हैं कि ये उसके जीवन का चौथा परिच्छेद या अध्याय मान लो, ये शुरू होता है। और भक्तिन है वो सेविका धर्म में दीक्षित हो गई, लेखिका की सेविका बन गई, नौकरानी बन गई, ये मान लो। और सबसे बड़ी साथिन भी साबित होके दिखाएगी। आगे देखते हैं। इसके बाद है वो भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी। गृहस्थ वैरागी ये परस्पर विलोम हो सकते हैं। वैरागी कम प्रचलित है, यहां सन्यासी देंगे और सन्यासी ऐसे लिखेंगे, सन्यासी, ये समझोड़े न्यासी, ऊपर अनुस्वार वाला अशुद्ध माना जाएगा। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, गृहस्थ का सन्यासी होगा। और अगर मान लीजिए ये गार्हस्थ आ जाए, ये प्रत्यय आ जाए, ये आ जाए गार्हस्थ, यहां लिख रहा हूं, दिख जाएगा शायद आपको। ये देखिए गार्हस्थ, इसका सन्यास होगा। गार्हस्थ का क्या होगा? सन्यास। ये गार्हस्थ सन्यास, विलोम शब्द ध्यान में रखें। सम्मिश्रण देखकर किसमें? भक्तिन में, कि उसकी जो वेशभूषा है, भक्तिन की वेशभूषा है, उसमें गृहस्थ भी लगती है वो, और माला वगैरह पहन रखी तो वैरागी भी लगती है। मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? लेखिका ने सोचा कि ये तो कोई साध्वी है तो रोटी बनानी से नहीं आती होगी शायद। उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को, ये बड़ी बात है लेखिका की, यहां ओठ शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां अधर का प्रयोग किया है, नीचे वाला ओठ को कुछ बढ़ाकर, जैसा कि बोलती हैं औरतें। आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आई,
रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा, बाकी का रहा। ये सारा बता दिया कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। ये सारा उसे कुछ नहीं आता है, शहर की तरीके से उसे बनाना नहीं आता, लेकिन वो कह देती है कि मैं सब काम कर लेती हूँ। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। इससे उसकी कौन सी चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है? यानी अंधविश्वासी है। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार, दीवार विदेशी शब्द है फारसी का, से फूटते हुए सूर्य, सूर्य तत्समय सूरज तद्भव है, सूरज तद्भव। यहां बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो भी ले सकते हैं। सूर्य का रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, भास्कर भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो आप ले सकते हैं। जब भी आप पाठ पढ़ें तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आवर वोकेबुलरी मस्ट बी साउंड। अगर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वोकेबुलरी, शब्दावली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ये जरूरी है लैंग्वेज के लिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। पीपल का, ये देखिए आप, सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत। यानी उसने जब भी किया, ये सारा है वो ऐसा ढोंग सा लगता है पूरा। ये आगे देखिए आप, अगला पृष्ठ आगे शायद, और इसमें आप देख रहे हैं, ये अब दिखेगा आपको। चलो अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा है ना। और थोड़ा और इसको यहां तक, ये देखिए आप आसानी से देखिए, इतनी बहुत ये जल्दी भी नहीं है हमें कोई। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य, ये देखिए साम्राज्य भाववाचक संज्ञा है, साम्राज्य भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा सा है, सम्राट से ही साम्राज्य बना है, और ये संस्कृति कुछ नियमों के कारण उन नियमों की व्याख्या करनी यहाँ आवश्यक नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है, और ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है। कि सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, प्रतिष्ठित, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक मतलब भक्तिन का साथ टेढ़ी खीर है, अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, वीतराग यानी जिससे प्रेम चला गया है, होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूं, और कोई भी पाक कुशल, कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। यानी जब हम कोई चीज जानते हैं तो वो ही अगर कोई दूसरा हमारे सामने उसका प्रेजेंटेशन करे तो हम कोई न कोई नुक्ताचीनी निकालेंगे। ये यहाँ लेखिका कहना चाहती हैं कि मैं भी अपने आप को पाक कला में निपुण मानती हूं, तो ये स्वाभाविक था। आगे देखो, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघी हो उठी। यानी वो चौके में नहीं जा सकी, चौके में जो उसने कोयले से रेखा बना दी थी। और यहाँ ये लेखिका थोड़ी अलग से बात करती हैं कि मैंने ये सुन रखा था, ऐसा हो रहा था कि जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघे हो उठी कि मैं उसके पास नहीं गई। ये सोच करके निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। ये देखिए आप, लेखिका स्वयं में ये सोचने लगी कि मैं देखो किस घर भी मेरा, सारा काम मेरा, लेकिन फिर भी मैं अनधिकारी बन गई हूं। मैं ये उसका बिहेव इस प्रकार का था कि भक्तिन कोई भी मौका देती नहीं थी
किसी भी प्रकार से कहने ही नहीं देती थी। तो ऐसा ये है कि वो बेबस हो गई कि मैं चाहती हूँ कि इसको जाकर के समझाऊं कि ऐसे मत सेक, रोटियां ऐसे सेक या ये कर, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो झिड़कना भी चाहती थी लेकिन नहीं झिड़क पाई। और किसके व्यवहार से? भक्तिन का वो व्यवहार देख करके। यहां कुछ शब्द है, उनका विश्लेषण हम कर लेते हैं। प्रतिष्ठित प्रति उपसर्ग है, ये प्र उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग है। ये देखिए आप, प्रतिष्ठित है वो तो सही है, लेकिन लब्ध प्रतिष्ठित शब्द गलत होता है। लब्ध प्रतिष्ठित ये गलत होगा, ये शब्द है वो सही नहीं है, ये लब्ध प्रतिष्ठ होता है। तो बताइए क्यों होता है? इसका भी कारण है, लब्ध में तय प्रत्यय है, प्रतिष्ठित में इत प्रत्यय है। दोनों ही प्रत्यय गुणवाचक विशेषण बनाने वाले हैं, तो ये दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते। हतोत्साहित नहीं होता, वैसे ही लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता। वीतराग का मतलब है वैरागी होने से भी, यानी यहां लेखिका है वो अपनी बात करना चाहती है कि इस पाठ के अनुसार लेखिका की कौन सी विशेषता है वो उजागर होती है। तो वो ये होती है कि लेखिका है वो खाने की शौकीन नहीं है, लेकिन है पकाने की शौकीन है। पकाने की शौकीन है, पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हो। पाक की विद्या, पकाने की विद्या, परिवार में परि उपसर्ग है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। पाक कुशल है, इसमें समास इंपॉर्टेंट है। कुशल शब्द आता है तो में का प्रयोग करना चाहिए। पाक में या पाक कला में कुशल, कौशल होने पर काके की होता है वो समन तत्पुरुष होता है, या अधिकरण तत्पुरुष है। फिर इसके बाद मैंने शंकाकुल, शंका से आकुल, कर्ण तत्पुरुष है, यहां से आएगा, ये कर्ण तत्पुरुष। दृष्टि शब्द भाववाचक संज्ञा है, दृष्टा शब्द है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत होगा। दृष्टा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये दृष्टा हो गया, दृष्टा ऐसे लिखेंगे। निषेध व्यंजन संधि का उदाहरण है, जब भी ये मूर्धन्य से आ जाए इसको तीसरे से में बदल कर देख लेना चाहिए, और विशेष रूप से तब जब ये आधान्य हो। आधान्य हो तो इसका संधि विच्छेद है वो ये दंते से के माध्यम से होगा। फिर देखो आप, लक्ष्मण शब्द है वो तत्सम है, इसका तद्भव रूप है वो लखन होता है। तद्भव रूप क्या होगा? लखन। जो भी आप देख रहे हैं साथ साथ में लिखते रहिए, आपको फायदा होगा। फिर इसको एक बार फिर से पढ़िए। खींची हुई रेखा के साथ दुर्लंघे, ये वन वर्ड के लिए प्रसिद्ध। मैं अंग्रेजी के शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप उनको आसानी से समझते हैं। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो दुर्लंघे है, जिसको लांघना मुश्किल हो। तो यहां कौन है, क्या है दुर्लंघे? दुर्लंघे वो है जो भक्ति ने खाना बनाने से पहले अपने चारों ओर कोयले से जो रेखा खींच दी थी, वो क्या है? दुर्लंघे है। किसके लिए? लेखिका के लिए। निरूपाय, नी है जोड़ उपाय, विसर्ग संधि है। नी है उपाय, विसर्ग संधि है। अगर इसमें उपसर्ग पूछ लें तो आपको निर करना है, निर्विकल्प में नहीं देंगे तो निह करना है। बिछोना, ये ओना प्रत्यय है, ओना प्रत्यय। बिछोना, खिलौना, घिनौना, बिलोना, ये ओना प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। उसके बाद में देखिए अनाधिकारी, ये अनाधिकारी नहीं होता, शुद्ध लिखने में काम में आता है। अन उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अन भी और अधि भी, ये दोनों उपसर्ग इसमें आएंगे। प्रयास में यास, ये देखो प्र उपसर्ग, आ लगाने पर आयास हो जाएगा, प्र लगाने पर प्रयास हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आगे आ जाता हूं तो आपके पास अपनी किताब है, किताब में आप देखते रहें, अंडरलाइन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, मेरे साथ जरूर चले। अगला देखो आप, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, रोजाना भोजन करने का एक स्थान निश्चित था लेखिका का, और वो खाने के लिए बैठ गई, खाने का इंतजार कर रही है। तब भक्ति ने प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता का विलोम शब्द होगा। सामान्य प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। प्रसन्नता का विलोम शब्द, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रसन्नता का विलोम शब्द होगा दुख, दुखी, दुखपूर्ण, तो क्या करेंगे हम? इसका दुख होगा, इसका क्या होगा? दुख। दोनों ही भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक संज्ञा होने पर विलोम शब्द भी भाववाचक संज्ञा ही होना चाहिए। लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी, फूल अच्छे थाली होती है उसमें जैसे फूल वो होंगे उतारे हुए उकेरे हुए, और गहरी काली चिट्टीदार मानी चींटी लगेड़ी 4 रोटियां, चींटी लगी हुई, ये भक्ति ने उसकी रोटियों की बात कर रही है कि क्या होगा। परोस दी, ये देखिए आप, पर जब उसके ये थोड़ा सा, हाँ आप देखिए आप, ये देखो आप कि उसके उत्साह पर, यानी जब रोटियां वो परोस दी तब उसके बाद की बात है। थोड़ा सा पीछे रह गया, हम पीछे ले लेंगे, और ये देखिए आप, ये देखिए आप, आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण के लिए। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा वेट तो आपको भी करना पड़ेगा। यहां देखिए आप, ये एक अंगुल मोटी, गहरी, काली, चींटीदार 4, ये पूरा का पूरा देखिए आप, सभी विशेषण है, ये सारे विशेषण है, केवल और को छोड़ दो। ये देखो, ये देखिए आप, एक अंगुल मोटी, अंगुल को बाहर छोड़ दो, ये यहां से मोटी, गहरी, काली, चित्तीदार 4। यहां एक चीज और है कि विशेषण के 2 भेद आ गए हैं। ये मोटी, गहरी, काली, चित्तीदार ये गुणवाचक विशेषण है, और 4 है वो संख्यावाची विशेषण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुणवाचक विशेषण पहले आता है और संख्यावाचक विशेषण बाद में। इस पाठ के अनुसार रोटियां है वो विशेष्य, रोटियां क्या है? विशेष्य। ये पूरा का पूरा है वो रीट में एक टॉपिक है, और वो क्या है? पदबंध। वो टॉपिक क्या है? पदबंध। तो ये विशेषण पदबंध है। रोटियां को शामिल कर लेंगे तो ये कौन सा पदबंध बन जाएगा? तब ये बन जाएगा संज्ञा पदबंध। रोटियों से पहले 4 तक ये पूरा का पूरा है वो क्या है? एक अंगुल से लेकर के, यहां 1 से लेकर के है ये एक अंगुल, यहां 1 है वो भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण। रखकर उसे टेढ़ी करे, गाढ़ी दाल परोस दी, 4 रोटियां। अब ये परीक्षा है, आरपीसी है, इसमें इस तरह के प्रश्न है वो बहुत सारे पूछे हुए हैं जो हास्यास्पद भी हैं। इस तरह के भी हो सकते हैं कि पहले दिन भक्तिन ने रोटियां बनाई तो कितनी रोटियां हैं वो लेखिका को परोसी। इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, ये भी तो एक प्रश्न है। तो यहां 4 ये आपको याद रखना है। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, तो बर्फ का गिरना, ये मान लो आप, मैंने रुआंसे भाव से कहा ये क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि हो रही, यानी तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बुद्धि है वो काम है नहीं कर रही है, लेकिन तुरंत समझ जाती है भक्तिन, क्योंकि वो भक्तिन है, कोई हम तोड़ेंगे। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, गलती नहीं मानती है, गलती मानती नहीं है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी है, खरी का मतलब करारी हो गई है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल ने बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तरकारी मानी सब्जी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अपनी बात बताया, जबकि रोटी किसके लिए बनानी है? लेखिका के लिए। ये इसकी अनधिकृत चेष्टा है भक्तिन की। दूध घी में द्वंद्व समास है, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर, अमचूर शब्द सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण ये तत्सम शब्द है। और लाल मिर्च, ये देखिए आप, लाल मिर्च में कर्मधारय समास। लाल मिर्च में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। लाल है जो मिर्च। चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी, री परते, गठरी मठरी में री परते में से थोड़ा सा ये देखिए आप, ये रीट वाले भी ध्यान कर लें, सबके लिए उपयोगी है। थोड़ा सा यहां योजक चिन्ह है,
ये योजक चिन्ह ध्यान में रखना है। गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कल्ला बुत्तू खाते हैं? कल्ला बुत्तू का मतलब कला बाती, गलगुंडी मान लो, गलगुंडी खाते हैं क्या? और क्या खाते हैं? कला बुत्तू शब्द है वो देशज है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर, ये दाद अजिया सास, ये दाद सास को ही कहते हैं। पितिया ससुर है वो पति के पिता के पिता है, और अजिया सास है वो मां की मां है। बात एक ही, केवल शब्दों का भेद, दोनों का अर्थ एक ही। आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। ये बता दिया कि भाई मेरे जो पूरा परिवार है, मेरे जो पुरखे हैं, वो मेरी रसोई की तो तारीफ करते ही थे, मेरी पाक कला की, पाक निपुणता, पाक कुशलता है वो फेमस है और सब मेरी प्रशंसा करते हैं। लेखिका को वो कहना चाहती है कि तू तो एक ही है, तेरा क्या? मेरा सारा परिवार है वो मेरी बढ़ाई करता है। ये खुद ही बोले जा रही है, लेखिका को कोई भी चांस है वो बोलने के लिए नहीं देती हैं। प्रमाण पत्र दे डाले, मौखिक दे डाले। मौखिक मुख जोड़ इक, मुख जोड़ इक मौखिक, यहां तक। अब देखो आप ये देखिए, भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर, लेक्चर विदेशी शब्द है, का प्रभाव, प्रे उपसर्ग है। ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के, मीठा खाती नहीं लेखिका, तो गुड़ नहीं खा सकती, घी नहीं खा सकती, से अरुचि के कारण, ए उपसर्ग है। रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। रूखी दाल का मतलब दाल है वो मसालेदार नहीं थी, जैसे गांव में बनती है मोटी दाल मान लो, वैसी ही बनी हुई थी। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते, दर्शन की प्रोफेसर थी लेखिका, पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यहां ये देखिए आप, पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते, ये पढ़ता पढ़ता नहीं आएगा, पढ़ते पढ़ते ही होगा। ये क्रिया का एक भेद है, असमापिका क्रिया का एक भेद। और असमापिका क्रिया में ये कौन सी क्रिया है? ये क्रिया विशेषण क्रिया भी इसको कहते हैं, ये मध्यकालिक क्रिया है, काम पूरा नहीं हुआ। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, व्यवस्था, यण संधि भी, वी अवस्था, वी और अव दो उपसर्ग है। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। यानी ये भक्तिन कहां से पाले पड़ गई कि उपचार की कोई बात ही नहीं रही। इस देहाती वृद्धा, देहाती वृद्धा है वो भक्तिन के लिए प्रयुक्त किया गया। जीवन की सरलता के भाववाचक संज्ञा प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, यानी सुविधा की तो बात ये लगे, असुविधा होती तब भी लेखिका है वो भक्तिन से दबने लगी और उसको कुछ नहीं कहती थी। कुछ शब्दों को मैंने रेखांकित किया है जिसमें सरलता भाववाचक संज्ञा है। जागृत, ये देखिए आप, जागृति, जागृति ऐसे लिखेंगे, जागृत में रह आएगा, इसमें री आएगा। असुविधाएं, असुविधा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन असुविधाएं ये शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। हालांकि किसी प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान ने, अभी मैं YouTube पर देख रहा था तो ये बताया कि असुविधाएं हैं वो भाववाचक संज्ञा बनी रहेगी, लेकिन ये समूह बन गया है और ये जातिवाचक संज्ञा ही माना जाएगा। देखो हम वो मानेंगे जो आरपीसी उत्तर मानेगी, और वही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जातिवाचक संज्ञा, पहले इस तरह का कोई एक आध प्रश्न है वो पूछा हुआ भी, उसका भी एविडेंस है वो हमें दे सकते हैं, यहां राठौड़ी नहीं चलती। इसके बाद में देखो कि उसके बाद क्या हुआ, स्वभाव, 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 स्वभाव में स्व उपसर्ग है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। ये भक्ति की विशेषता होगी कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं पर उससे शहर की, ये महत्वपूर्ण बात है, या थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, प्रश्न भी पूछ सकते हैं इस तरह का। कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं, इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं,
इसका मतलब क्या हुआ कि लेखिका है वो तो चेंज हो गई, यानी भक्तिन ने लेखिका को प्रभावित किया, लेकिन लेखिका भक्तिन को प्रभावित नहीं कर सकी, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, वो वही देहातीपन उसमें बना रहा। यही बात बताती है, अधिक देहाती हूं पर उससे शहर की हवा नहीं लग पाई। हवा लगने का मतलब प्रभावित होना, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। मकई का रात को बना दलिया, वो भी ताजा नहीं, रात का बना दलिया। सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, ये सब किसके विचार हैं? ये भक्तिन के विचार हैं। बाजरे के, बाजरा देसी शब्द है, कि तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, अर्थात बहुत अच्छे लगते हैं। कम अच्छे लगने का मतलब बहुत ही अच्छे लगना। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी, ये देश शब्द है, भुट्टा भी देश शब्द है। स्वादिष्ट, यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ठे आएगा। ये देखिए आप स्वादिष्ट विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, और ये ठेगा। सफेद महुए की लपसी, देश शब्द है। संसार सम उपसर्ग, से के ऊपर अनुस्वार आ जाए तो आपको ये सम उपसर्ग करना है, लाइन वाला। भर के हलवे को लजा सकती है, आदि व आदि। देखो लेखिका ने यहां कह दिया कि ये सारी चीज है, वो किसने बताई? भक्तिन कहती है कि हाँ, गांव की बात कहती है कि आप जो ये लिए फिरते हो, ये इतनी मिठाई हो रहे, तो उनसे हमारे देहाती जो भी खाना है वो बहुत अच्छा है। और ये यहाँ आगे सबूत भी है, ये देखिए आप, वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझे क्या आप? क्रियात्मक रूप का मतलब वो केवल कहती नहीं है, बल्कि बना करके उस लेखिका को वही ठंडा दलिया वो खिलाती भी है। ये क्रियात्मक क्रियान्विति भी करती है, ये मतलब है इसका। पर यहां का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। पोपला देशज शब्द, मुंह है तद्भव शब्द, मुंह है का तत्सम मुख शब्द होगा, प्रवेश में प्र उपसर्ग होगा, सौभाग्य में ये प्रत्यय, सुभाग जोड़े ये, सुभाग जोड़े ये, नहीं प्राप्त कर सका। कहने का मतलब है कि भक्ति ने, उसके दांत नहीं है, वो इतनी वृद्ध है, लेकिन फिर भी वो रसगुल्ला तो खा ही सकती थी। शहर का उसने रसगुल्ला भी नहीं चखा, बल्कि वो गांव की जो भी व्यंजन है, गांव के व्यंजन है, वही वो पसंद करती है। मेरे रात दिन, चाहे दिन रात हो, ये प्रयोग है। ये छायावादी कवियत्री है। छायावाद की एक विशेषता ये भी होती है उल्टे प्रयोग करना, शब्दों का विलक्षण प्रयोग। ये विलक्षण प्रयोग है। सब जानते हैं कि दिन रात होता है, वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन लेखिका ने जानबूझ करके प्रयोग किया रात दिन। दिन रात के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? रात दिन। नाराज विदेशी शब्द है। रात दिन में वैसे चाहे दिन रात आ जाए, चाहे रात दिन आ जाए, ये प्रयोग, ये द्वंद्व समास होगा। पर उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं, अपनी कोई आदत नहीं छोड़ी, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सलूटों से भर देती है, यानी उनको और अधिक ग्रामीण की तरह बना देती है। लेखिका को प्रभावित कर रही है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। अब भी वो आए कहती है, अपने भी बोलते हैं ना, अपने भी बोलते हैं। कोई भी आएंगे कि ये क्या हुआ, हमें कम सुनाई दे, तो हम क्या कहते हैं कि जी का प्रयोग नहीं करते। ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो अभी भी कुछ भी नहीं सुधरी भक्तिन, लेखिका को जरूर बिगाड़ दिया, अब भ्रष्ट कर दिया। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, ये कर्मधारी समास है, और संधि है शिष्ट जोड़े आचार दीर्घ, दीर्घ संधि। इसके बाद में देखिए भक्तिन अच्छी है, यहां भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे दुर्गुण भी हैं ऐसे, लेकिन वो सहन करने वाले हैं। इस तरह का कुछ नहीं है कि वो असहनीय हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, ये देखिए आप, लेकिन
नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये बीच में कहां से आ गया है नरोवा कुंजरोवा। तो ये महाभारत की कथा है, जब युधिष्ठिर है वो झूठ नहीं बोलते थे। यहां सत्यवाद हरिश्चंद्र तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने थोड़ा सा समझौता कर लिया, उससे झूठ कहलवा दिया गया। और हो सकता है कि उनको पता भी हो कि नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा की बात है कि मर गया, ऐसा महाभारत में कहा था ने। उसके लिए है कुंजर मानी हाथी। कुंजर का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास से नहीं करती। कहने का मतलब है वो ऐसा कोई छल छद्म भी ऐसा उसमें नहीं है। मेरे इधर उधर, इधर उधर में द्वंद्व समास है, इधर या उधर विकल्पक द्वंद्व है। पड़े पैसे रुपए, ये देखो अलग अलग प्रयोग है। रुपए पैसे नहीं कहा, पैसे रुपए का द्वंद्व समास है। भंडार घर, भंडार घर, भंडारण के लिए घर कि किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं। ये देखिए आप है कि कोई पैसे रुपए पड़े रहते हैं तो अंतरहित का मतलब वो वहां उसको उसमें डाल देती है। ये रहस्य भी भक्तिन जानती है, यानी वो कहां चले जाते हैं क्योंकि वो उसको मटकी में डाल देती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। शास्त्र जोड़ अर्थ, थे के ऊपर रहने पर अर्थ के अलावा संधि विच्छेद में कोई शब्द नहीं बनता है। ये देखिए अर्थ दीर्घ संधि है, शास्त्र जोड़े अर्थ। चुनौती में ओती प्रत्यय, चुनौती औती प्रत्यय, ये प्रत्यय होते हैं। ओती है, कटौती है, कठौती है, मनोती है, ये ओती प्रत्यय के उदाहरण है। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि, शिरोमणि सिर है मणि, सिर है मणि, विसर्ग संधि है, विसर्ग का वो बन जाएगा के लिए संभव नहीं। ये उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है? इसको चोरी नहीं मानती वो भक्तिन। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? ये चोरी उसने की, लेकिन उसको वो चोरी मानती नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि वो ये काम उतना ही करता है जितना कि सब्जी में नमक समाता है। यानी ये जिसको हमें लोकल भाषा में आजकल अंग्रेजी बोलते हैं अलग ही प्रकार की, तो चलेबल है। तो मैं कहता हूं कि ये चलेबल झूठ बोलती है, चलेबल ये बात है वो करती है। शास्त्र का प्रश्न, प्रश्न शब्द व्याकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दो बातों में, वाक्य में भी और वैसे भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए आप शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, घुटाना मतलब बाल कटाना, घोट मोटे एकदम घोट दे, यानी बिल्कुल भी बाल नहीं होना। अतः मैंने भक्तिन को रोका, भक्तिन को रोका कि ये क्या कर रखा है तुमने, सिर मुंडवाना ये तो रूढ़िवादी अंधविश्वास है, तो नहीं होगा क्योंकि विधवा औरतें हैं वो घुटाती होंगी बाल, पहले ये था। उसने अकुंठित, यहां उपसर्ग है, अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कुतूहलवश, ये शुद्ध लिखना ध्यान में रखना है। मैं पूछी बेटी क्या लिखा है कि बता शास्त्र में क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी उसने ये भी कह दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थ किया होगा, कि तीर्थ अगर कर लिया है तो सिर मुंडा लेना चाहिए। तो ये मैं शास्त्र के अनुसार काम कर रही हूं। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन ही रही। और भक्तिन का चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म का मतलब बाल कटवाना, जुड़ूल उतारना, ये यहां कंटेंट ध्यान में रखना है। हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित, नापित तत्समय और नाई तद्भव है, नाई तद्भव के गंगा जल, गंगा का जल समंत तत्पुरुष से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि, यथाविधि में अव्ययी भाव समास है, निष्पन्न होता रहा। यहां एक प्रश्न तो ये बनेगा कि भक्तिन का चूड़ाक्रम कौन से वार को होता था, तो ये बृहस्पतिवार को होता था, गुरुवार को होता था। मैं इसको पढ़ रहा हूं इसलिए फेस टू फेस अपन
ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं हो सकता, फिर भी आप समझ रहे होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अगले एपिसोड में इसको पूरा करेंगे, क्योंकि इतना आप देख भी नहीं पाते हो। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और ये देखिए कि आगे क्या लिखा है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। ये कहना है, सत्य कहना है, कहने वाला मूर्ख नहीं है, क्योंकि कितनी सफाई से वो लेखिका को अपनी पूरी सफाई देने में सफल रही है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। उसका जो यानी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो सारा है कि मेरी लेखिका है, वो इतनी पढ़ी लिखी है, अपनी बात ही नहीं करने देती किसी को कि मेरी लेखिका, ये मेरी मालकिन, लेखिका नहीं, मेरी मालकिन है, वो जितनी पढ़ी लिखी है उतना कोई नहीं है, तू भी नहीं है, तू भी नहीं है और तू भी नहीं है। ऐसा करके वो अपनी जो निरक्षरता है उसको छुपा लेती है। पढ़ाई लिखाई है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। पढ़ाई लिखाई में द्वंद्व समास भी होता है। अभिमान है वो भाववाचक संज्ञा, कितने विश्लेषण कर दो चाहे, अभिमान करके भर लेती है। करके शब्द है वो कौन सी क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ये देखिए आप, अभिमान में अभि उपसर्ग है, भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, यानी पढ़ नहीं सकती थी, वो चेंज तो हो ही नहीं सकती थी। दूसरे सब गाड़ीमान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता, वयोवृद्धता का ये यही करना चाहिए था। अब विश्लेषण कर लेते हैं पहले। ये देखिए, पहले पूरा विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद देखिए आप, मैं एक बार फिर आपसे बता देता हूं। और ये देखिए, या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती थी, विद्या या बुद्धि, असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई, ये बता दिया आपको। अभिमान में अभी उपसर्ग बता दिया। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे, अंगूठा शब्द है वो तद्भव है, अंगुष्ठ तत्समय, अंगुष्ठ ये तत्समय, इसमें मात्रा छोटी आएगी। निशान के स्थान में हस्ताक्षर, हस्त अक्षर, दीर्घ संधि लेने का नियम, नी उपसर्ग बिना विसर्ग वाला नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान, वान पढ़ते, गाड़ीवान में वान पढ़ते, दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता, वय है जोड़ वृद्धता, वय है वृद्धता, विसर्ग संधि, वयोवृद्धता भाववाचक संज्ञा भी है। और ये आगे देखिए आप, अब आगे देखो, स्क्रॉल कर सकते हैं, ये देख लो आराम से, बहुत ज्यादा जल्दी भी हमें नहीं है। अपमान था, अतः उसने कहना आरंभ किया, और वो क्या कहती है, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हम वो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। यानी उसने पूरा बहाना निकाल लिया कि मैं भी अगर पढ़ने लगी तो हमारी मालकिन है वो तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, इसमें लगी रहती है, तो हमारी गृहस्थी है उसको कौन देखेगा, यानी कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन मैं ये बात जान करके पढ़ नहीं सकती, मैं असमर्थ हूं। यानी कहने का मतलब मेरा पढ़ना ठीक नहीं है, यानी अपने आप को ही उसने सही, हर बात पर वो खुद को गलत कभी नहीं बताती, बल्कि अपने आप को वो सही ठहराती है। यहां अपमान शब्द भी देखिए आप, अपमान शब्द, ये अपमान, अपमान, अप उपसर्ग है, यहां अप उपसर्ग, अप उपसर्ग की पहला जो एपिसोड है उसमें भी हम बात करके आए हैं। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और ये देखिए आप, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वो विदेशी शब्द है, इंस्पेक्टर विदेशी शब्द के समान, क्लास विदेशी शब्द अंग्रेजी के शब्द है, में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, मंत्रता शब्द इंपॉर्टेंट है। मंत्रता देखिए, मंत्रता का मतलब है धीमापन, मंत्रता का विलोम होगा क्षिप्रता, शीघ्रता, क्षिप्रता, शीघ्रता,
त्वरितता, त्वरितता या तीव्रता, इतने इसके विलोम शब्द हो सकते हैं। ये सारे के सारे जल्दबाजी, ये सारे हैं वो किसके हैं? मंथरता के हैं। किसी बुद्धि भाववाचक संज्ञा है कि मंदता पर टीका टिप्पणी, टिप्पणी शुद्ध लिखना पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना है। अधिकार, अधि उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है, पा गई। उसे तो अंगूठा निशाने देखकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। क्योंकि उसे तो कोई वेतन, वो अंगूठा निशान यानी उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वो सबकी गुरु ध्यान जरूर रखती कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसको आता है किसको नहीं आता है। वो अपने अनुमान से सबकी गुरु बन, इंस्पेक्टर बनी हुई थी और खुद को कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये योग्यता उसकी अपनी थी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है। यहां देखिए आप, अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मानी चतुर, विशेषण शब्द है। यानी तर्कहीनता है ना, उसके लिए भी प्रमाण खोज लेती है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। ये देखिए आप, यानी वो मालकिन की बड़ाई क्यों करती है? इसलिए कि उसका महत्व बना रहे, क्योंकि जितनी बड़ी मालकिन होगी उतनी बड़ी नौकरानी होगी, सेविका होगी, ये बात वो जानती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। यहां तक आज पढ़ेंगे। ये देखिए आप, अब तक का जो विश्लेषण है वो महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में बता रही हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बता रही हैं। ये सारा हमने पढ़ा है, इसको एक बार आप फिर पढ़ लेना। व्याकरणिक विश्लेषण है वो भी आपको करना है। शेष पाठ जो बचा है वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।